उत्तक ये जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। इसके पहले आप लोग भली भांति ढंग से कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में आप लोग को बतलाया गया था। कोशिका के बाद आने वाला जो भाग है वह उत्तक है। उत्तक की परिभाषा आपको बतलाया जा रहा है। उत्तक कोशिकाओं का वैसे समूह है जो एक साथ मिलकर जीवन की मौलिक इकाई को प्रारंभ करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं उत्तक की आकृति, रचना और उत्पत्ति लगभग एक जैसी होती है। अर्थात कोशिकाओं के वैसे समूह जिसकी आकृति, उत्पत्ति और रचना लगभग एक जैसी होती है उसे हम उत्तक कहते हैं। उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, जिसमें सबसे पहले आप लोग को पादप उत्तक के बारे में बतलाया जा रहा है। पादप उत्तक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, बीजोत्तक उत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। बीजोत्तक उत्तक ये उत्तक का पहला भाग है, जिसके अंतर्गत आपको बतलाया जा रहा है वैसे उत्तक जो पौधे के मुख्य रूप से अग्रभाग, जिसको हम लोग पुरोक्त तंत्र कहते हैं, अग्रभाग, तना और पत्तियों में इसकी उपस्थिति होती है। बीजोत्तक उत्तक में कोशिका विभाजन करने की अपार क्षमता होती है, इसीलिए इस उत्तक का नाम बीजोत्तक रखा गया है। कोशिका विभाजन ये निरंतर पौधे में जारी रखते हैं। बीजोत्तक उत्तक को भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ, अंतविशिष्ट और पार्श्व। शीर्षस्थ का मतलब होता है पौधे का अग्रभाग जैसे पत्ती, और अंतविशिष्ट का अर्थ होता है पौधे के तना का मध्य भाग। अर्थात अंतविशिष्ट जो है पौधे के मध्य भाग यानी तना के मध्य भाग को वृद्धि करने में मदद करते हैं। पार्श्व ये पौधे के मुख्य रूप से मूल तंत्र अर्थात जड़ में वृद्धि करने में मदद करते हैं। इस प्रकार बीजोत्तक उत्तक में कोशिका द्रव पाए जाते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें राजधानी का अभाव होता है। इनकी कोशिकाएं काफी प्रबल और सक्रिय होती है, जिसके वजह से ये निरंतर पौधे में कोशिका विभाजन करने में अपने आप में सक्षम होती है। आगे हम लोग फिर दूसरा जानेंगे अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा है जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल अस्थायी उत्तक या संवहन उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक वैसे उत्तक जिसकी उत्पत्ति तथा संरचना अत्यंत सरल होती है, इसीलिए इस उत्तक का नाम सरल अस्थायी उत्तक रखा गया है। सरल अस्थायी उत्तक को भी तीन भागों में बांटा गया है, पेरेंकाइमा, कोइलेकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेकाइमा। पेरेंकाइमा एक सरल अस्थायी उत्तक का महत्वपूर्ण भाग है और ये भी जो है तना, जड़ और पत्ती में पाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी कोशिकाएं काफी सक्रिय होते हैं। इसमें रिक्त स्थान बहुत कम पाया जाता है। रिक्त स्थान बहुत कम इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काफी पतली होती है। ये मुख्य रूप से पौधे को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त पौधे में जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे गोंद है, लाह है, ये सबको निष्कासन करने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंकाइमा में हरित लवक भी पाया जाता है जो भोजन का संचयीकरण करने में अहम भूमिका निभाती है। दूसरा भाग है कोइलेकाइमा। कोइलेकाइमा जो है एक पौधे के तना के मध्य भाग में पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से आपको याद करने की यहाँ जरूरत है कि कोइलेकाइमा जो है ये पौधे को लचीलापन प्रदान करते हैं, जिसके वजह से जब आंधी या तूफान चलती है तो ऐसी स्थिति में पौधे के जो तना होते हैं वो हिलते डोलते हैं, अर्थात उसको लचीला प्रदान करते हैं। अगर ये उत्तक नहीं होता तो पौधे के जो तना है उनमें लचीलापन की गुण नहीं पाई जाती।
ये लचीलापन के वजह से इसमें भी क्लोरोफिल अर्थात हरित लवक पाए जाते हैं और ये भी भोजन यानी कि संचय करने का कार्य करते हैं, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति पैरेंकाइमा की अपेक्षा मोटी होती है और इसमें एक पेक्टिन नामक का पदार्थ जमा रहता है, जो यानी कि पेक्टिन नामक की पदार्थ जमा रहता है और इसके अतिरिक्त इसमें भी केंद्रक और कोशिका द्रव की उपस्थिति होती है। अगला भाग है स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा जो है ये सरल अस्थायी ऊतक का तीसरा भाग है और स्क्लेरेंकाइमा की जो उपस्थिति होती है वह मुख्य रूप से पौधे के यानी कि उस बीज, फल तथा सब्जियों के छिलके में, इसके अतिरिक्त संवहन बंडल बोला गया है, पत्ती की सिराएं बोला गया है, ये सारे में उपस्थित रहते हैं। स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं मृत होती है, जबकि आपको मैंने बतलाया कि इसकी भी जीवित होती है, इसकी भी जीवित होती है, परंतु स्क्लेरेंकाइमा की कोशिकाएं मृत होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके कोशिका भित्ति कोलेकाइमा की अपेक्षा मोटी होती है। इसमें सुबेरिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें वसा उपस्थित रहती है, जिसका व्यवहार सीमेंट जैसा होता है। जैसा हम सीमेंट में अगर पानी डाल देने के बाद छोड़ देने के बाद उसमें जल का निर्जलीकरण हो जाता है और सीमेंट जो है वह मुख्य रूप से उसको जकड़ लेता है। उसी तरह नारियल के छिलके जो होते हैं उसमें स्क्लेरेंकाइमा पाए जाते हैं और वो काफी कठोर होते हैं। चलिए हम लोग सरल अस्थायी ऊतक के बारे में समझ गए और इसका अगला भाग जो है यानी कि अस्थायी ऊतक का दूसरा भाग है जटिल अस्थायी ऊतक, जिसमें दिया हुआ इसका नाम संवहन भी दिया हुआ है। संवहन का अर्थ होता है परिवहन और परिवहन का अर्थ होता है जैसे एक स्थान से दूसरे जगह पर यानी दूसरे स्थान पर पहुंचना और वहां से पुनः वापस लौटना। इस तरह से इस ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम, ये इसके दो महत्वपूर्ण भाग है। पहले हम लोग जाइलम के बारे में समझेंगे। जाइलम क्या है? जाइलम संवहन ऊतक का पहला भाग है। जाइलम मुख्य रूप से पौधों में जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करते हैं। यही हम लोग को उसमें जानना है कि सबसे पहले इसका काम क्या है कि ये मृदा से जल को और खनिज लवण को यानी कि अवशोषण करके ये पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से इसमें आता है वाहिनिका और वाहिका और जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम रेशे, ये 4 हैं। वाहिका के द्वारा जो है ये वाहिका जो है ये पुष्पी पौधे में पाए जाते हैं, अर्थात पुष्पी पौधे का मतलब होता है जो पौधे की संरचना जटिल होती है उसमें वाहिका पाए जाते हैं और वाहिका के द्वारा जल और खनिज लवण का स्थानांतरण करते हैं। जबकि जो अपुष्पी पौधे होते हैं जैसे घास वगैरह होते हैं उसमें वाहिका पाए जाते हैं। और इस प्रकार से जाइलम पैरेंकाइमा जीवित और सक्रिय होती है, जबकि जाइलम रेशे हमेशा मृत होती है। इसके बाद जो है फ्लोएम है। फ्लोएम भी जटिल अस्थायी ऊतक का एक विशेष भाग है और ये मुख्य रूप से फ्लोएम जो है ये पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। जैसे जब पत्ती पर जो भोज्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं वो फ्लोएम ऊतक जो है उस भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक स्थानांतरण करते हैं, जिससे पौधे के विभिन्न भाग वृद्धि और विकास करने में सक्षम होते हैं। फ्लोएम को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से आता है चालनी नलिका, इसका महत्वपूर्ण भाग है, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम रेशे। फ्लोएम रेशे जो होते हैं इसमें मृत होते हैं, अर्थात फ्लोएम के 4 भाग में से फ्लोएम रेशे मृत होते हैं और बाकी जो हैं वो जीवित और सक्रिय होते हैं। चालनी नलिका के द्वारा फ्लोएम में जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होते हैं, जिसमें अधोगामी बोला गया है। अधोगामी का अर्थ होता है नीचे से ऊपर होना और ऊपर से नीचे होना। जिस प्रकार हम लोग एक साथ में भोजन भी ग्रहण करते हैं, पानी भी पीते हैं और
ऑक्सीजन यानी कि श्वास भी लेते हैं। ये सारे कार्य जिस तरह एक साथ हम लोगों में चलता है, उस तरह से हृदय भी जो है वह एक साथ में भोज्य पदार्थ को भी स्थानांतरण करने में और यानी कि सक्षम होते हैं।